वेलकम टू आवाज अवर ड्राइव। मैं हूं मुग्धा मिश्रा। चलिए बताती हूं आपको क्या खास है आज के शो में। छोटी कार में नई वैगनआर या Hyundai सैंट्रो, नई फोर्ड एंडेवर की टेस्ट ड्राइव, ट्रैफिक में माइलेज कैसे बढ़ाएं, और हमारे एक्सपर्ट टू धवन बताएंगे 8 लाख के बजट में बेस्ट हैचबैक कार कौन सी है। एक तो अंदर की जो स्पेस है वो बढ़ गई है, थोड़ी सी बड़ी हो गई है, चौड़ी भी हो गई है, नए फीचर्स आ गए हैं। अगर आप छोटी गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं और आपका बजट है 5 लाख रुपए का, तो आपके लिए हम दो बेहद पॉपुलर ऑप्शंस चुनकर लाए हैं, वैगनआर और सैंट्रो। दोनों ही जानी जाती हैं किफ़ायती और साथ ही बेहतर माइलेज के लिए, और अब आपको दोनों में ही ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन मिल रहा है। तो कौन सी चुननी चाहिए आपको, चलिए पता करते हैं। मारुति सुजुकी और Hyundai देश की टॉप 2 मैन्युफैक्चरर्स अपनी इंपॉर्टेंट कार्स को पिछले दिनों में नए अवतार में लेकर आए। एक तरफ Hyundai ने लॉन्च की सैंट्रो और वहीं दूसरी तरफ मारुति लेकर आ गई वैगनआर का 3rd जनरेशन। चलिए अब देखते हैं, अगर आप इस सेगमेंट की गाड़ी खरीदना चाहते हैं आपके लिए कौन सी बेहतर है। पहले बात इनकी प्राइसिंग की। Hyundai सैंट्रो 3.89 लाख से शुरू होकर 5.64 लाख तक जाती है। वहीं मारुति वैगनआर की कीमत 4.19 लाख से शुरू होती है और 5.69 लाख तक जाती है। हालांकि यहाँ ये बताना भी जरूरी है कि सैंट्रो 1.1 लीटर इंजन के साथ आती है, वहीं वैगनआर में आपको 1 लीटर और 1.2 लीटर इंजन का ऑप्शन मिलता है। वैसे ये दोनों ही गाड़ियाँ टॉल बॉय डिजाइन की गाड़ियाँ हैं, लेकिन इनका जो स्टाइल है वो अलग है। जहाँ सैंट्रो हैचबैक है, वहीं वैगनआर ऑफ कोर्स एक वैगन। लेकिन लुक्स की बात करूँ तो दोनों की ही अपनी खूबियाँ और खामियां हैं। सैंट्रो एक वेल प्रपोर्शन गाड़ी लगती है, लेकिन इसका ग्रिल काफ़ी नीचे प्लेस्ड है और वो थोड़ा वियर्ड लगता है। वहीं वैगनआर अपने नए लुक में एक फ्रेशनेस ऑफर करती है। इसमें आपके पास कस्टमाइजेशन के भी ऑप्शंस हैं, लेकिन वहीं मुझे ऐसा लगता है ये अपने नए अवतार में बॉक्स टाइप ज़्यादा लगती है। लेकिन एक चीज़ जिस पर आप अपना डिसीजन बेस कर सकते हैं वो है डायमेंशंस। चलिए आपको बताते हैं। तो लेंथ और हाइट वैगनआर की ज्यादा है, लेकिन चौड़ाई में सैंट्रो आगे है। वहीं व्हील बेस के मामले में भी वैगनआर आगे है। सैंट्रो का व्हील बेस वैगनआर के कंपैरिजन में कम है, तो क्या अंदर जगह भी कम है? चलिए पता करते हैं। सैंट्रो के डायमेंशंस जरूर थोड़े से छोटे हैं, लेकिन आपको रियर सीट पर जगह ठीक ठाक मिल रही है। यहाँ पर लेग रूम बढ़िया है, फुट स्पेस भी अच्छा है। ये जो थाई सपोर्ट है इस सीट का वो बहुत ही बढ़िया है। हालांकि मेरे हिसाब से बैक सपोर्ट थोड़ा कम ज़रूर है, स्पेशली ये हेडरेस्ट मेरे लिए तो काफ़ी नीचे है। लेकिन पॉजिटिव बात ये है कि यहाँ पर आपको AC वेंट मिल रहे हैं, और वो शायद इस सेगमेंट में पहली बार है कि आपको सीट पर AC वेंट मिल रहे हैं। 3 लोग इस सीट पर बैठ ज़रूर सकते हैं, लेकिन थोड़ी टाइट होगी वो जगह, और साथ ही क्योंकि ये जो AC वेंट है ये पीछे की तरफ निकला हुआ है, जो बीच में इंसान बैठेगा उसको पैर रखने में थोड़ी दिक्कत होगी। अब चलेंगे वैगनआर की रियर सीट पर, पता करते हैं वहाँ कितना स्पेस है। वैगनआर की रियर सीट पर आपको अच्छी खासी जगह मिल रही है। यहाँ पर लेग रूम बहुत ही बढ़िया है। ऑफ कोर्स ये गाड़ी थोड़ी बड़ी है, उसका फ़ायदा आपको क्लियरली यहाँ पर मिल रहा है। साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छा खासा हेडरूम आपको मिल जाता है, जिससे स्पेस का जो एक सेंस है, एक फ्रीनेस पता चलती है। गाड़ी वाइडर भी है, जिसकी वजह से 3 लोग रिलेटिवली बेटर बैठ पाएंगे। और मुझे वैगनआर का जो बैक सपोर्ट है वो भी बेहतर लगा, और लेकिन एक जो खामी है यहाँ पर वो ये कि थाई सपोर्ट मुझे काफ़ी कम लगा। चलिए अब बैठते हैं फ्रंट सीट पर, पता करते हैं वहाँ पर कितना कन्वीनियंस है, किस तरह की टेक्नोलॉजी मिल रही है आपको। सैंट्रो की फर्स्ट सीट पर इसकी खासियत पता चलती है। इसके इंटीरियर्स काफ़ी अपीलिंग हैं, देखने में काफ़ी अच्छे हैं। सीट्स का ट्रीटमेंट बहुत बढ़िया है। यहाँ पर साइड में जो AC वेंट दिया गया है उसका डिज़ाइन बहुत बढ़िया है। इनफैक्ट ये जो टच स्क्रीन है वो भी बहुत अच्छे से एसिमुलेटेड लगती है, उसका डिज़ाइन काफ़ी खूबसूरत है। और यहाँ पर आपकी कन्वीनियंस के लिए जो स्पेस को ऑर्गेनाइज किया गया है वो भी बहुत अच्छे से किया गया है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर अपना मोबाइल रख सकते हैं। ये 6.5 इंच की टच स्क्रीन है, और इसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वगैरह मिलता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है, और इसमें साथ ही आपको रियर पार्किंग कैमरा भी मिलता है टॉप वेरिएंट में।
सैंट्रो थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन ऑफर करती है। यहाँ पर आप डायना ग्रीन इंसर्ट्स चुन सकते हैं, जो कि आपको पता है Hyundai ने सैंट्रो के साथ लॉन्च किया वो कलर, वो आप इसके इंटीरियर्स में चुन सकते हैं। और साथ ही आप ये शैम्पेन कलर भी चुन सकते हैं, जहाँ पर कुछ एक इंसर्ट्स मिलते हैं इस कलर के। वैगन आर के इंटीरियर सैंट्रो के कंपैरिजन में थोड़े ज़्यादा प्लेन लगते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको रूमी फील बहुत मिलती है, जगह बहुत अच्छी है, खुला खुला फील होता है। ब्लैक और बेज इंटीरियर्स दोनों ही गाड़ियों में हैं। यहाँ पर भी आपको कस्टमाइजेशन के ऑप्शन मिलते हैं। स्पोर्ट्स और प्ले 2 ऑप्शन हैं जो कि आप चुन सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर गियर लीवर के आसपास इंसर्ट्स मिल जाएंगे। यहाँ पर आर्मरेस्ट पर आपको इंसर्ट्स मिल जाएंगे। साथ ही जो ब्लैक और बेज का इंटीरियर आपको सैंट्रो में भी मिल रहा है, वैगन आर में भी मिल रहा है। सैंट्रो में मुझे लगता है सीट्स का ट्रीटमेंट थोड़ा बेटर है, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ लुक्स, क्योंकि कुशनिंग लगभग दोनों की एक जैसी है। यहाँ पर आपको बड़ी स्क्रीन मिल रही है, 7 इंच की स्क्रीन है। इसमें आपको एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, इंटरनेट रेडियो, ये सारे फीचर्स मिलेंगे। हालांकि इसमें रियर पार्किंग कैमरा नहीं है। रियर कैमरा छोड़ बाकी सारे सेफ्टी इक्विपमेंट दोनों गाड़ियों में समान है। चलिए अब बताते हैं इनके इंजन्स के बारे में। सैंट्रो का 1.1 लीटर 4 सिलेंडर इंजन 69 PS पावर और 99 Nm का टॉर्क देता है। मारुति वैगन आर का 1 लीटर 3 सिलेंडर इंजन 68 PS की पावर और 90 Nm का टॉर्क देता है और 1.2 लीटर 4 सिलेंडर इंजन 83 PS की पावर और 113 Nm का टॉर्क देता है। वैगन आर के 1.2 लीटर के इंजन का फायदा गाड़ी चलाने में साफ पता चलता है। तो मैं पिछले 2-3 दिन से वैगन आर और सैंट्रो दोनों चला रही हूँ। मेरे पास 1.2 लीटर वैगन आर है मैनुअल और सैंट्रो भी मैनुअल है। ऑटोमेटिक इन दोनों गाड़ियों का मैं पहले चला चुकी हूँ। एक बात ज़रूर है कि 1.2 लीटर इंजन के कंपैरिजन में सैंट्रो ज़रूर अंडर पावर्ड लगती है। लोअर स्पीड्स पर आपको बार बार गियर शिफ्ट करना पड़ता है, डाउन शिफ्ट करना पड़ता है। कंपैरेटिवली वैगन आर काफ़ी ज़्यादा स्मूथ फील होती है। वहाँ पर लोअर गियर्स पर स्पीड पकड़ने में कोई मुश्किल नहीं होती। लेकिन जहाँ पर सैंट्रो जीतती है वो है इसकी हैंडलिंग। इसका जो स्टीयरिंग है वो बहुत क्रिस्प है, जबकि ऑन द कॉन्ट्ररी वैगन आर का जो स्टीयरिंग है वो काफ़ी स्लगिश फील देता है। इसके साथ साथ अगर आप ऑटोमेटिक लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली सैंट्रो का ऑटोमेटिक वैगन आर के ऑटोमेटिक से बेटर फील देता है, बिकॉज वो काफ़ी स्मूथ है, उसमें हेड नॉट्स बिल्कुल पता नहीं चलते। जबकि वैगन आर के ऑटोमेटिक में फर्स्ट टू सेकंड टू थर्ड गियर शिफ्ट्स क्लियरली पता चलते हैं। तो वैगन आर 1.2 लीटर मैनुअल चलाने में अच्छी है, वहीं सैंट्रो ऑटोमेटिक की ड्राइव बेहतर है। लेकिन अब सवाल ये कि माइलेज कितना है। जैसा कि आप उम्मीद करेंगे, वैगन आर का क्लेम्ड माइलेज बेहतर है। 1 लीटर इंजन वाली वैगन आर 22.5 kmpl का माइलेज देती है और 1.2 लीटर इंजन वाली वैगन आर 21.5 kmpl का। सैंट्रो का क्लेम्ड माइलेज 20 kmpl है। तो दोनों ही गाड़ियों की अपनी अपनी खूबियां हैं। ने अपनी 7 सीटर एंडेवर को पिछले दिनों नए अवतार में उतारा, तो चलिए आपको बताते हैं क्या कुछ नया है और साथ ही ले चलते हैं इसे ऑफ रोडिंग के लिए। फोर्ड ने एंडेवर का फेस लिफ्ट लॉन्च किया है। ये गाड़ी आपके सामने वैसे तो नहीं है, लेकिन अगर ये आपको बहुत गंदी दिख रही है वो इसलिए क्योंकि ये सुबह से काफ़ी ऑफ रोडिंग कर चुकी है। आपको बता दूं क्या कुछ नया है इसमें। ये ग्रिल जो है वो अब नए डिज़ाइन का है। यहाँ पर क्रोम का इस्तेमाल आपको अच्छा खासा दिखाई देगा और साथ ही ये जो स्किड प्लेट है वो अब काफ़ी बड़ी दिखाई देती है। ये जो सिल्वर एलिमेंट सामने ऐड किया गया है इसकी वजह से ये काफ़ी बड़ी दिखती है और साथ ही एक यूनिट दिखाई देता है ये पूरा, जिसमें कि फॉग लैंप्स प्लेस्ड हैं। इसके साथ ही यहाँ पर अब आपको नए डिज़ाइन के जो व्हील्स हैं, अलॉय व्हील्स हैं, वो मिलते हैं। डायमंड कट अलॉय व्हील्स पहले भी थे, लेकिन उनका डिज़ाइन थोड़ा बदल दिया गया है इस बार। चलिए अब आपको ये भी बता दी हूँ कि इसके रियर में क्या कुछ बदलाव है। रियर में एंडेवर के लुक्स पे कुछ खास बदलाव नहीं है, लेकिन एक चीज़ जो आपके कन्वीनियंस के लिए ऐड की गई है वो है मोशन सेंसिंग टेलगेट, यानी कि चाबी आपके अगर हाथ में है तो आपको अपना सिर्फ पैर घुमाना है और ये टेलगेट अपने आप खुल जाएगा। इसके साथ ही ORVMs पर अब पेडल लाइट्स दी गई हैं।
तो ये वो कुछ बदलाव हैं जो कि इस गाड़ी के एक्सटीरियर्स में किए गए हैं। और अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। फोर्ड एंडेवर के इंटीरियर्स काफ़ी प्लश थे और वो अभी भी आपको दिखाई देंगे। बहुत ज़्यादा बड़े बदलाव यहाँ नहीं किए गए हैं। ये जो गियर लीवर है ये बदला गया है, इसको ज़्यादा चंकी बनाया गया है और साथ ही अब आपको यहाँ पर पैनोरामिक सनरूफ मिलता है। इसके साथ साथ गाड़ी देखने में अंदर से काफ़ी अच्छी है और कंफर्टेबल है। लेकिन ये गाड़ी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसमें इसकी ऑफ रोडिंग केपेबिलिटीज़। तो आपको बता दूँ यहाँ पर आपको मिलता है रॉक मोड, सैंड मोड, स्नो मोड और साथ ही नॉर्मल ड्राइव मोड मिलता है। इसमें हिल डिसेंट कंट्रोल है, डेफ लॉक है और 4x4 का ऑप्शन भी आपके पास है। लेकिन ये सारी चीज़ें बताने से अच्छा कि मैं आपको ले चलूँ ऑफ रोडिंग ट्रैक पर और दिखाऊँ व्हाट इज़ दिस एंडेवर केपेबल ऑफ। फोर्ड एंडेवर का टेरेन मैनेजमेंट सिस्टम कमाल का है और मुश्किल से मुश्किल रास्तों पर भी थोड़ी सी टेक्निक का इस्तेमाल और गाड़ी सारे ऑब्स्टिकल्स अपने आप पार कर जाती है, चाहे सडन ड्रॉप्स हो या खड़ी चढ़ाई। 7 एयरबैग्स की वजह से ये सब करते हुए गाड़ी के अंदर आप सेफ भी रहते हैं। फोर्ड एंडेवर फेसलिफ्ट में इंजन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पहले की तरह ही 2.2 लीटर और 3.2 लीटर डीजल इंजन मिलते हैं, लेकिन इस बार 2.2 लीटर इंजन के साथ ऑटोमेटिक और मैनुअल गियरबॉक्स का भी ऑप्शन है। 4x4 कैपेबिलिटीज लेकिन 3.2 लीटर इंजन के साथ ही मिलती हैं। कमाल की बात लेकिन ये है कि फीचर्स बढ़ने के बावजूद कंपनी ने एंडेवर के हर वेरिएंट की कीमत पहले से कम रखी है। नई एंडेवर की एक शोरूम कीमत शुरू होती है करीब 28 लाख से और टॉप वेरिएंट के लिए करीब 33 लाख देने होंगे। और अब बात ऑटो वर्ल्ड की खबरों की। टाटा मोटर्स इस साल के बीच में प्रीमियम हैचबैक कार लॉन्च करेगी। कंपनी इसे अर्बन कार कह रही है, इसलिए कंपनी ने इसका नाम अल्ट्रोज रखा है। अल्ट्रोज का कॉन्सेप्ट मॉडल 2018 के ऑटो एक्सपो में 45X के नाम से कंपनी ने शोकेस किया था। इसकी डिजाइन दुनिया के शानदार पक्षी अल्बाट्रोस से प्रेरित है। कंपनी इसे न्यू अल्फा यानी एजाइल, लाइट, फ्लेक्सिबल, एडवांस आर्किटेक्चर प्लेटफॉर्म पर बनाएगी। अल्ट्रोस में सबसे ज्यादा फोकस इसकी डिजाइन, एडवांस टेक्नोलॉजी और कनेक्टिविटी पर होगा। कंपनी जिनेवा मोटर शो में इस कार पर से पर्दा उठाएगी और इस कार की भारतीय बाजार में सीधी टक्कर मारुति सुजुकी बलेनो, होंडा जाज, हुंडई i20 जैसी कारों से होगी। हम आपके लिए लेकर आए हैं खास सेगमेंट सर्वो प्रेजेंट टिप ऑफ द वीक। अपने स्पेशल सेगमेंट टिप ऑफ द वीक में हम आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग टिप्स लेकर आए हैं। अक्सर लोगों को शिकायत रहती है कि ट्रैफिक वाले एरिया में उनकी गाड़ी की माइलेज कम हो जाती है। बेहतर माइलेज हम सभी चाहते हैं और काफ़ी सारे नुस्खे आपको मिल भी जाएंगे, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कुछ ऐसे टिप्स जिससे आप फ्यूल सेविंग कर सकें ट्रैफिक वाले एरिया में। तो चलिए देखते हैं टिप ऑफ द वीक में कुछ ऐसे पॉइंट्स जिसको इस्तेमाल करके आप बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी पा सकते हैं। माइलेज बढ़ाने के लिए पहला टिप है सही गियर में गाड़ी चलाएं। सही स्पीड और समय पर गियर शिफ्ट करने से गाड़ी का माइलेज बढ़ेगा। 1 मिनट से ज्यादा रेड सिग्नल होने पर गाड़ी बंद कर दें। ट्रैफिक वाले रास्ते पर जब आप ड्राइव करें तो सिग्नल का जरूर ध्यान रखें। 1 मिनट से ज्यादा सिग्नल हो तो गाड़ी को बंद कर दें। एयर फिल्टर हमेशा साफ रखें। इंजन में जाने वाली हवा फिल्टर्स के जरिए जाती है। अगर फिल्टर गंदे हो जाते हैं तो इंजन को पर्याप्त हवा नहीं मिलती। इस वजह से भी गाड़ी के परफॉर्मेंस और माइलेज पर असर पड़ता है। टायर का एयर प्रेशर सही रखें। टायर प्रेशर और गाड़ी के माइलेज के बीच गहरा रिश्ता है। आपकी कार का टायर प्रेशर काफी हद तक आपकी कार के माइलेज पर असर डालता है। गाड़ी चलाते वक्त एक्सेलरेट या डी एक्सेलरेट ना करें, क्योंकि ऐसा करने से इंजन की आरपीएम मीटर की सुई जरूर ऊपर जाती है, लेकिन आपकी गाड़ी की स्पीड नहीं बढ़ती है, बल्कि इंजन पर बेवजह लोड पड़ता है। ट्रैफिक वाले रास्ते में कई बार हम क्लच पर पैर रखकर चलते हैं। इससे माइलेज कम तो मिलती ही है, क्लच प्लेट भी घिसने या जलने का खतरा रहता है। ट्रैफिक से बचने के लिए ये भी जरूरी हो जाता है कि आप सही लेन में गाड़ी चलाएं। हमेशा रूट प्लान बनाकर चलें। इससे आप बेवजह इधर उधर घूमने से बचेंगे और फ्यूल की भी सेविंग होगी।
वक्त आ गया है आपके सवालों के जवाब देने का। जवाब देने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन। हाय टूटू जी, पहला सवाल भद्रिका का है। इन्हें 8 लाख के बजट में एक हैचबैक खरीदनी है, कौन सी खरीदनी चाहिए? भद्रिका जी, 8 लाख के अंदर बेस्ट हैचबैक कार आपको जो मारुति की स्विफ्ट नई आई है वो लीजिए। एक तो अंदर की जो स्पेस है वो बढ़ गई है, थोड़ी सी बड़ी हो गई है, चौड़ी भी हो गई है, नए फीचर्स आ गए हैं और सारे मॉडर्न फीचर जो इस वक्त चाहिए होते हैं ज़रूरी, इंक्लूडिंग रिवर्सिंग कैमरा एंड आउटसाइड रियर व्यू मिरर, ये सब चीज़ें उसके अंदर अब आ गई हैं। और स्टैंडर्ड के अंदर आपको एयरबैग, ABS, ये सब चीज़ें मिलेंगी। आप बेशक 1.2 लीटर इंजन के साथ लीजिए जो पेट्रोल का है, जो 83 bhp निकालता है। जो 1500 किलोमीटर से कम चलाते हैं तो आप डेफिनेटली पेट्रोल की वर्जन लीजिए इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग एन एडिशनल 1 लाख रुपीज़ फॉर अ 1.3 लीटर डीजल इंजन। तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि पेट्रोल वाला लीजिए जो आपकी फ्यूल कंजम्पशन जो ज़्यादा चलनी नहीं है गाड़ी तो, और 20 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है विद अ पेट्रोल इंजन। और 5 लाख से शुरू होती है और जाती है टॉप मॉडल 7.5 लाख, जिसके अंदर आपको AMT की ऑप्शन भी मिलेगी। गुरसंग सिंह का बजट है 8.5 लाख का। इन्होंने 3 गाड़ियां चुनी हुई हैं, मारुति बलेनो, मारुति डिजायर और साथ ही फोर्ड एस्पायर। जानना चाहते हैं कौन सी खरीदें? गुरसंग जी, वैसे बलेनो और एस्पायर ये दो तो हैचबैक हैं और डिज़ायर 3 बॉक्स कार है, तो आउट ऑफ ऑल द 3 बेस्ट तो आपको बलेनो रहेगी, जिसके अंदर पेट्रोल और डीजल दोनों ऑप्शंस आती हैं। पर मैं आपको पेट्रोल के बारे में बता देता हूँ। 1.2 लीटर इंजन के साथ वो 86 bhp निकालती है और 21 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है। और प्राइस उसकी शुरू होती है 5.5 से और जाती है 8 लाख रुपए तक, जिसके अंदर आपको CVT की ऑप्शन भी मिलेगी। नाउ दिस इज़ अ थॉरोब्रेड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, कन्वेंशनल जो पहले आती थी, बट द न्यूअर वर्जन। अब ये इसके अंदर आपको यू वोंट फील द शिफ्टिंग ऑफ गियर्स व्हेन द कार इज़ बीइंग ड्रिवन, तो आपको जर्क्स नहीं आते कोई। एंड ऑफ कोर्स बलेनो की खासियत ये है, एक तो उसकी बैजिंग नहीं होती कोई, आप चाहे एंट्री मॉडल लीजिए चाहे टॉप मॉडल लीजिए, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट एयरबैग, ABS, ये सब चीज़ें आपको सेफ्टी फीचर स्टैंडर्ड मिलेंगी, इंक्लूडिंग द हाई टेंसाइल स्टील बॉडी। प्रमोद पत्की 1 महीने में करीब 1500 किलोमीटर चलते हैं। जानना चाहते हैं 9 से 11 लाख का बजट है, कौन सी गाड़ी खरीदनी चाहिए? कॉम्पैक्ट SUV या फिर हैचबैक चुनना चाहते हैं? प्रमोद जी, बेस्ट गाड़ी आपको मिलेंगी तो ब्रेजा है मारुति की, जिसके अंदर आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की ऑप्शन भी मिलेगी, पर वो AMT है। बट AMT ऑल्सो गिव्स यू ऑलमोस्ट द सेम परफॉर्मेंस एज अ नॉर्मल ट्रांसमिशन। और 1.3 लीटर डीजल इंजन है, 90 bhp निकालता है, 24 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है और प्राइस उसकी शुरू होती है 7.8 लाख से और जाती है 10.5 तक, जिसके अंदर आपको एयरबैग्स, ABS और सेफ्टी फीचर्स इंक्लूडिंग द स्ट्रेंथन्ड बॉडी, ये सब चीज़ें मिलेंगी। एंड ऑफ कोर्स आपको इसके अंदर कलर की चॉइस भी अलग अलग मिलती है। दे गिव यू सम वेरी नाइस स्मार्ट कलर कॉम्बिनेशंस विच यू कैन चूज विद ग्राफिक्स, तो इट लुक्स रियली आउटस्टैंडिंग। राजीव गोयल जानना चाहते हैं कि 2014 की निसान माइक्रा सेकेंड हैंड खरीदना अच्छा ऑप्शन है या नहीं? राजीव जी, हाँ, डेफिनेटली लेनी चाहिए, बिकॉज अकॉर्डिंग टू सर्वे एंड आवर एक्सपीरियंस वो ये कहता है कि जो सेकेंड हैंड गाड़ी 2-3 साल पुरानी हो वो बहुत बढ़िया और बहुत बढ़िया प्राइस में आपको मिल जाती है, और डेप्रिसिएशन जितनी होनी होती है पहले 3 सालों के अंदर वो ऑलमोस्ट हो चुकी होती है, एंड द प्राइस कम्स टू ऑलमोस्ट 50% 3 साल के बाद। तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड का पता करा दीजिए। ये सर्विस हिस्ट्री होनी चाहिए ठीक, इंश्योरेंस हो, कोई एक्सीडेंट ना हुए हों, ये आपको वर्कशॉप से आपको पता लग जाएगा। प्लस आप जो ले सकते हैं फ्रॉम एन आउटलेट ऑफ अ डीलर, जिसके साथ सेकेंड हैंड की इंश्योरेंस भी मिलती है, देन दे गो थ्रू ऑल द पेपर वर्क एंड दे अश्योर यू कि आपको गाड़ी सही मिले, और साथ साथ सम डीलर्स ऑल्सो गिव यू अ 6 months वारंटी। तो देखा जाए तो गाड़ी का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी उसकी जो बैकग्राउंड पेपर वर्क है वो ज़रूर एक बारी चेक कर लीजिए एंड देन गो फॉर इट।
वेल आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए। अगर आपका ऑटो से जुड़ा कोई और सवाल है, आप हमसे पूछ सकते हैं आवाज़ ओवर ड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर। टिल वी मीट अगेन, ड्राइव सेफ, एंजॉय योर राइड एंड कीप वॉचिंग CNBC आवाज़।